हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो अपना टॉपिक था स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है? यानी कि मैटर कितनी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो वहां पर मैंने आपको मैटर की स्टेट्स लिखवाई थी और वहां पर मैंने आपको कितनी स्टेट लिखवाई थी? 5 स्टेट। यानी कि मैटर 5 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कंडीशन के ऊपर, यानी कि जो अपने पास सराउंडिंग में अभी जो टेम्परेचर जो प्रेशर है, यानी कि जो सराउंडिंग के अंदर जो कंडीशन है, इस कंडीशन के ऊपर मैटर 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। और वो स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है, गैस स्टेट क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इस चीज के बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है? अब अपने पास 2 स्टेट बचती है। जो 4th स्टेट क्या है? प्लाज्मा स्टेट। और 5th स्टेट क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस वीडियो के अंदर इन 2 स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा स्टेट से। क्लियर है कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि किस टेम्परेचर के ऊपर प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? तो जब हम किसी भी मैटर के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो वहां पर उस टेम्परेचर के ऊपर जो स्टेट उस मैटर की एग्जिस्ट करेगी वही क्या कहलाती है? प्लाज्मा स्टेट। क्लियर है? यानी कि यह बात तो क्लियर है कि प्लाज्मा स्टेट कब एग्जिस्ट करेगी? जब टेम्परेचर क्या होगा? बहुत हाई होगा। जैसे अपने पास सन है, सन के अंदर हर एक मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? प्लाज्मा फॉर्म में, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। क्लियर है? तो ये बात तो क्लियर है कि जो प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करेगी वो कब एग्जिस्ट करेगी? जब मैटर के टेम्परेचर को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि प्लाज्मा स्टेट के अंदर मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस चीज को स्टडी करते हैं। फिर मैं आपको नोट करवा दूंगा इस चीज के बारे में। तो सबसे पहले मान लें मेरे पास कोई मैटर है। क्लियर है? और ये मैटर किस स्टेट में है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और इस मैटर के अंदर जो एटम्स है, मान लिया मेरे पास ए एटम्स है, यानी कि ये ए एटम से मिलके बना हुआ है ये मैटर। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, यानी कि इस मैटर को मैं क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। क्लियर? अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा ये किस फॉर्म में जाएगा? लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में जाएगा? लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? अब जैसे ही ये मैटर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड स्टेट में जाएगा तो यहां पर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट था पहले वो क्या हो जाएगा? सॉलिड के कंपैरिजन में वीक हो जाएगा। और यहां पर लिक्विड स्टेट के अंदर इस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर? अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने इसके लिक्विड स्टेट के अंदर आते ही इसको फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। यानी कि जैसे ही ये स्टेट ये मैटर सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर गया, लिक्विड स्टेट के अंदर जाने के बाद मैंने फिर से लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ये किस स्टेट में जाएगा? गैस स्टेट में जाएगा। ये लिक्विड स्टेट होगी, किस स्टेट में जाएगा? गैस स्टेट में। अब यहां पर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट था वो लिक्विड के कंपैरिजन में और क्या हो गया? और भी ज्यादा कम हो गया, और भी ज्यादा वीक हो गया। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यानी गैसियस स्टेट के अंदर ए एटम्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन। क्लियर है? अब जैसे ही ये गैसियस स्टेट में आया मैंने इसको क्या किया? फिर से हीट करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया मैंने? फिर से हीट किया। ये किसका साइन है? हीट का। किसका साइन होता है? ये हीट का। अब जैसे ही मैंने ये लिक्विड स्टेट में आया मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा? यहां पर सभी एटम्स क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। यानी कि ए एटम अलग हो गया, दूसरा भी एटम क्या हो गया? यहां पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? अब और ज्यादा मैंने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अब क्या होगा? हमें पता है एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम बाद में हायर क्लासेस के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर की भी स्टडी करेंगे। क्लियर है? अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? अब जैसे ही आप यहां पर इस स्टेट में आने के बाद इस मैटर को हीट करोगे, इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यहां पर क्या होगा? हमें पता है इस एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इसको और ज्यादा हीट करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। जब किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी एटम से नेगेटिव चार्ज बाहर होगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? यानी कि यहां से नेगेटिव चार्ज बाहर हो गया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं हम? आयन। क्या बोलते हैं? आयंस। यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या बोल देते हैं? आयंस बोल देते हैं।
और यहाँ पर ये क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। क्लियर। अब जो ये स्टेट है मैटर की, यही स्टेट क्या कहलाती है अपनी प्लाज्मा स्टेट। क्या कहलाती है प्लाज्मा स्टेट। यानी कि प्लाज्मा स्टेट के अंदर मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री आयंस, ये क्या है सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, आयंस की फॉर्म में। यानी कि प्लाज्मा स्टेट के अंदर एक मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होता है। उसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्लियर है। यानी कि जो अपने पास सन है वहां पर जो प्लाज्मा है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की फॉर्म में। यानी कि जो भी मैटर वहां पर वो किस फॉर्म में है, आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म। यही स्टेट प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। और आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर ये स्टेट कब एग्जिस्ट करती है, जब टेम्परेचर यहाँ से हमने स्टार्ट किया इंक्रीज करना टेम्परेचर और यहाँ तक लेके आए। क्लियर। तो टेम्परेचर कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है तब जाके स्टेट आई है। तो इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। क्लियर है। तो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट कब करती है और प्लाज्मा स्टेट के अंदर मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये चीज क्लियर होगी। क्लियर है। तो मैं प्लाज्मा स्टेट के बारे में आपको नोट करवा देता हूं कुछ पॉइंट्स। दिस स्टेट ऑफ मैटर exist at very high temperature, यानी कि ये जो स्टेट होती है किसी भी मैटर की, वो कब एग्जिस्ट करती है, जब टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्लियर है। और दिस स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। क्लियर। तो ये बात क्लियर है। अब इस स्टेट के अंदर जो मैटर एग्जिस्ट करता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की फॉर्म में। इन दिस स्टेट मैटर एग्जिस्ट in the form of mixture of ions and free electrons. आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इस स्टेट के अंदर मैटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो अपने पास यूनिवर्स के अंदर जितने भी स्टार हैं वहां पर जो मैटर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लाज्मा की फॉर्म में। क्लियर है। तो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, ये चीज क्लियर हो गई। और इसके अंदर मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट स्टेट है अपनी फिफ्थ स्टेट, वो क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिफ्थ स्टेट अपनी बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम BEC लिख देते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। क्लियर है। और यहां पर बोस और आइंस्टीन साइंटिस्ट के नाम है। क्लियर है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट क्या होती है, फिर मैं इसको नोट करवा दूंगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये स्टेट किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। जैसे प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, इसी प्रकार बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। यानी कि जब भी हम किसी भी मैटर को 0 केल्विन के आसपास लेके जाएंगे, उस टेम्परेचर के ऊपर जो उस मैटर की स्टेट होगी वही क्या कहलाएगी, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। यानी कि जब भी आप किसी भी मैटर को अप्रोक्सीमेटली 0 केल्विन के ऊपर लेके जाओगे, उस टेम्परेचर के ऊपर उस मैटर की जो स्टेट होगी वही क्या कहलाएगी, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। यानी कि ये बात क्लियर है कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट जो होती है वो किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, अप्रोक्सीमेटली 0 केल्विन, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी। क्लियर ये बात। अब बात आती है कि इस स्टेट के अंदर मैटर कैसे बिहेव करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। तो इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास गैस है, मेरे पास ये apparatus है, इस apparatus के अंदर क्या है, माने कोई भी गैस है, माने हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस। क्लियर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बहुत से मॉलिक्यूल होंगे। अब मैंने क्या किया, इसको कूल करना स्टार्ट किया, यानी टेम्परेचर मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, ये किस स्टेट में जाएगा, लिक्विड स्टेट में। यानी कि यहाँ पर किस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में।
यहाँ पर किस स्टेट में चला गया, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया ये किस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में। और H2 जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। क्लियर है, तो सभी H2 मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, यानी कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या थी, ज्यादा, ये डिस्टेंस क्या है, कम है। यहाँ पर फोर्स प्रोटेक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज इसके कंपैरिजन में। क्लियर है, क्योंकि गैस से किस में जा रहा है, लिक्विड स्टेट में। आपने क्या किया, फिर इसको क्या किया, इसके टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज, यानी इसको कूल किया। अब ये लिक्विड से किस स्टेट में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। किस स्टेट में चला जाएगा, सॉलिड। और जो H2 पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाएंगे। क्लियर है, यानी कि सभी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर, अब एक इस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। क्लियर, अब आप जैसे ये सॉलिड फॉर्म में आएगा फिर से इसको कूल करोगे और इसके टेम्परेचर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। अब क्या होगा कि ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। जब एक दूसरे के अंदर सभी मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाएंगे, सभी पार्टिकल्स कंडेंस हो जाएंगे, तो ये जो कंप्लीट जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है किसका बिहेव करेंगे, एक सिंगल एटम का बिहेव करेंगे। क्लियर, यानी कि एक सिंगल पार्टिकल का बिहेव करेंगे। जैसे यहां पर क्या है, सभी H2 पार्टिकल्स अलग से दिखाई दे रहे हैं, अलग से बिहेव कर रहे हैं, सभी की अपनी प्रॉपर्टी है। क्लियर है, बट जैसे आप इसको सॉलिड फॉर्म में आने के बाद और ज्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर कंडेंस हो जाएंगे, और ये किसका बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, एक सिंगल एटम का, एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी टेम्परेचर के ऊपर जो इस मैटर की जो स्टेट होगी वही क्या कहलाती है, अपनी बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। क्लियर है, यानी कि जैसे आपने इसको टेम्परेचर को क्या किया और डिक्रीज किया, ये सभी पार्टिकल्स क्या हो गए, बिल्कुल कंडेंस हो गए एक दूसरे के अंदर। क्लियर है, और ये किसका बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, इसने एक सिंगल पार्टिकल यानी एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। अब इसने सिंगल एटम की तरह बिहेव करना स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि यहां पर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, जीरो, नेग्लिजिबल। क्लियर है, यानी कि यहां पर इनके बीच में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, सभी एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, कंडेंस, और सभी मिलकर किसका काम कर रहे हैं, अब एक सिंगल एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब यही इस टेम्परेचर के ऊपर जो मैटर की स्टेट होती है वही क्या कहलाती है, अपनी बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। क्लियर है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट का मतलब क्या है, किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर मैटर कैसे बिहेव करता है, ये चीज क्लियर हो गई। क्लियर है, अब मैं इसके बारे में आपको नोट करवा देता हूं। दिस स्टेट ऑफ मैटर exist at very low temperature, approximately 0 Kelvin। क्लियर है, यानी कि ये जो स्टेट होती है वो किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, 0 केल्विन के ऊपर एग्जिस्ट करती है। क्लियर है, और एट दिस स्टेट मैटर बिहेव एज ए सिंगल एटम, यानी कि जो मैटर होता है इस स्टेट के ऊपर आने के बाद किसका काम करना स्टार्ट कर देता है, एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ये एटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या सिंगल पार्टिकल। क्लियर है, तो इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट क्या होती है, ये चीज क्लियर होगी। क्लियर है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है अपना मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब जब भी हम किसी भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो अपने पास क्या होता है, एक अपरेटस। अब जिस अपरेटस से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। क्लियर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, द अपरेटस which is used to measure
टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। क्लियर है? यानी कि थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपने पास 3 स्केल्स हैं, यानी कि हम जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको हम 3 यूनिट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उनको डिस्कस करते हैं। वी यूज्ड 3 स्केल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम 3 स्केल्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब वो 3 स्केल्स क्या है उनको डिस्कस करते हैं। हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। ये क्या है, डिग्री सेल्सियस। हम टेम्परेचर को केल्विन के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, जिसको हम स्मॉल के से भी नोट कर देते हैं। क्लियर है? और हम टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि अपने पास ये 3 यूनिट्स है टेम्परेचर की, इन सभी के अंदर हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा एप्रेटस यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम थर्मोमीटर बोलते हैं। टेम्परेचर को हम कितने स्केल्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, 3 स्केल्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। वो 3 स्केल्स कौन कौन से अपने पास, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? अब बात आती है कि इन सभी स्केल्स के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर है? उसको स्टडी करते हैं। यानी कि अगर अपने पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो उसको हम कैसे केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन सबको हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, यानी कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको स्टडी करते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच ये रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है, मान लिया मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, केल्विन के अंदर। अब यहां पर टेम्परेचर किस फॉर्म में है, डिग्री सेल्सियस में, और अपने पास भी किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो ये वैल्यू कहां पर पुट करोगे, यहां पर। जब ये वैल्यू यहां पर पुट करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, केल्विन में आएगी। यानी कि आप यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहां पर पुट करो, क्या हो जाएगी 27 प्लस 273। क्या आएगा आंसर अपने पास, 300। यानी कि ये क्या है, केल्विन के अंदर। ये 300 क्या है, केल्विन। यहां पर मैंने लिखा था टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 300 केल्विन। क्लियर? यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 300 केल्विन। क्लियर? तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये चीज क्लियर होगी। अब बात आती है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है। यानी कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर क्या रिलेशन होता है, उसको स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और किससे डिवाइड कर रखा है, 9/5 से। क्लियर है? प्लस 32 ये रिलेशन होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्लियर है? अब जैसे मैं आपको बोलूं कि 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो किसके अंदर, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप क्या करोगे, यहां पर ये टेम्परेचर किस फॉर्म में, डिग्री सेल्सियस में, और अपने पास भी किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करोगे और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां पर देखना टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 40 प्लस 30। क्लियर है? इसको सोल्व कर लो, 872 प्लस 32। क्लियर है? कितना आ जाएगा, 104। यानी कि यहां पर 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 104। क्लियर?
तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, कितने स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और उनके बीच में, उन सभी स्केल्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।